So hello guys, how are you all? Hope so all are good. And आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे डेट इज AS26। बेटा पार्ट नंबर डी में आप लोगों को AS के बारे में क्वेश्चन आएगा कि आखिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं। एंड AS26 दो बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो एक इम्पोर्टेंट भी है, तो हमें इसलिए भी पढ़ना है। और साथ साथ में आपको ये जो है, इस पार्ट को देखने से पहले मेरे को लगता है कि आप लोगों ने पिछले वाला पार्ट देख लिया होगा। अगर नहीं देखा किसी ने तो पहले वो पिछले वाला लेक्चर देख ले, ताकि उसको पता लग जाए कि आखिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हम लोगों को अलग अलग, मैंने बताया था कि आप लोग स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, उसमें जो हमारे सिलेबस में कवर है दैट इज AS26, दैट इज इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो आप लोग कैसे इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में पढ़ोगे, दैट इज AS26। अब AS26 क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा वर्ड इनटेंजिबल एसेट के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इनटेंजिबल एसेट। सर ऐसी चीज जिसको आप लोग टच नहीं कर सकते, सर ऐसी चीज जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, ऐसी चीजों को क्या बोला जाता है, इनटेंजिबल बोला जाता है। लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, ऐसे एसेट्स जो कि बिजनेस में यूज तो करे जाते हैं लेकिन इनकी कोई फिजिकल फिजिकल क्या कहते हैं, इनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोले तो गुडविल इज अ काइंड ऑफ इनटेंजिबल एसेट। तो गुडविल क्या है, हमारा एक तरीके का एसेट है, लेकिन वो कौन सा एसेट है, इनटेंजिबल एसेट। डन गाइस। तो फिजिकल और टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, ऐसे एसेट्स जो कि फिजिकल प्रेजेंस में है, जो किसमें है, फिजिकल प्रेजेंस में है, जैसे कि प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। ऐसे एसेट जिनको फिजिकल अवेलेबिलिटी है, वहाँ पे प्रेजेंस है, उनकी एग्जिस्टेंस है, उनको क्या बोला जाता है, आपके फिजिकल यहाँ पे टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। दीज एसेट इंक्लूड, उसमें कैश, बैंक्स, बैंक में पड़ा हुआ पैसा, अकाउंट रिसीवेबल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मॉनेटरी एसेट्स भी वहाँ पे आ जाते हैं, फाइनेंशियल एसेट जो है वो भी सारे वहाँ पे आ जाते हैं। ऐसी चीज़ें जिनको आप लोग टच कर सकते हो, जिनको आप लोग सीन कर सकते हो, डैट एसेट्स आर कॉल्ड एज टेंजिबल एसेट्स। हाउएवर इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है बेटा, जहाँ पे नॉन फिजिकल एसेट्स हैं, जो कि फिजिकल अपेयर नहीं है, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं है, ऐसे एसेट्स को क्या बोला जाता है, इनटेंजिबल एसेट हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ ग्रेटर देन 1 ईयर, और इनकी लाइफ लॉन्ग लाइफ होती है, 1 साल से ज़्यादा की। आइडेंटिफाइबल है, ठीक है, नॉन मॉनेटरी एसेट्स है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। ठीक है, तो आइडेंटिफाइबल है मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी एग्जिस्टेंस नहीं है तो आप लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपके पास पड़ा है ये एसेट, बस इसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं। ठीक है, आपकी बैलेंस शीट में आपका एसेट दिख रहा है लेकिन इसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, उसको क्या बोला जाता है, इनटेंजिबल एसेट बोला जाता है। ठीक है बेटा। अब इनटेंजिबल एसेट में और क्या देखेंगे, हाँ, इनटेंजिबल एसेट में इंक्लूड द प्रोडक्ट। अब कौन कौन सी चीज़ों को आप लोग इनटेंजिबल एसेट बोलते हो बेटा, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ठीक है, प्रोडक्ट का ब्रांड, कॉरपोरेट का ब्रांड, कस्टमर की लिस्ट, लाइसेंस, आपका जो भी आपको मिला है वो लाइसेंस मिला है आपको, क्या कहते हैं, ब्रांड का लाइसेंस हो सकता है, या आपको किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करने का लाइसेंस आपके पास अवेलेबल हो सकता है, तो किसी भी तरीके का आपको लाइसेंस है। फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऐसी चीज़ें जो हैं ये यार सारी एग्जांपल्स हैं जो कि आपके एसेट्स तो हैं लेकिन इनटेंजिबल है। पेटेंट का मतलब क्या होता है सर, पेटेंट का मतलब होता है बेटा आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप लोगों ने रजिस्टर्ड कराया कि आपके अलावा उसको कोई भी और इंसान यूज़ नहीं कर सकता। ट्रेडमार्क एक तरीके का मार्क है। अब कोई बोलेगा सर, जैसे मैं बोलूँ सर नाइकी का क्या है, ट्रेडमार्क है, तो क्या नाइकी ने अपना ट्रेडमार्क लिया हुआ तो वो उसके लिए ब्रांड वैल्यू है, उसके लिए ट्रेडमार्क है, उसका वो ट्रेडमार्क कोई यूज़ नहीं कर सकता। अब कोई आएगा सर देखो वो नाइकी ने टिक बनाया हुआ है, मैं तो उसको टच करके आया हूँ, डैट इज़ अ टेंजिबल एसेट। बेटा ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, उसका जो मार्क है, जो उसकी ब्रांड वैल्यू है, जो उसका ट्रेडमार्क है, दैट इज इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब आप लोग उसको टच नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी प्रेजेंस है, ठीक है, उसकी प्रेजेंस है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि जब ब्रांड वैल्यू होती है किसी की, गुडविल, अब गुडविल को कैसे टच करोगे तुम लोग किसी की, ठीक है ना। तो ऐसे चीज़ों को क्या बोला जाता है, इनटेंजिबल एसेट्स बोला जाता है। तो पूरा का पूरा जो AS26 है वो तुम्हारी इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर बात करता है। समझ आ गया बेटा, समझ आ गया। तो ये सारे क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स हैं, और ये सारे के सारे AS26 में कवर हो जाते हैं। द फिजिकल substance containing an intangible asset through the tangible in nature is commonly treated as part of uh, intangible asset contain in, और ये छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अब आ जाता है इनटेंजिबल एसेट क्या होते हैं। हाँ, अब यहाँ पे डेफिनेशन दी है, इनटेंजिबल एसेट इज अ क्लेम टू फ्यूचर बेनिफिट
दैट डज नॉट हैव फिजिकल और फाइनेंशियल एम्बॉडीमेंट। मतलब हमारे पास एक एसेट है जिसके थ्रू मेरे पास फ्यूचर क्लेम है, फ्यूचर क्लेम बेनिफिट है, या फिर कोई क्लेम है जिससे मेरा कोई फ्यूचर का बेनिफिट आएगा। अच्छा, आज हम लोगों ने क्या करा, आज हम लोगों ने ऐसा करा, हम लोगों ने अपनी एकेडमी में, एकेडमी को प्रमोट करवाने के लिए, एकेडमी को प्रमोट करवाने के लिए हम लोगों ने क्या कहते हैं, एक अच्छा सा नाम सजेस्ट करा, ठीक है। और उस नाम को प्रमोट करवाने के लिए हमने किसी बड़े से सेलिब्रिटी जैसे जॉन सीना को यहाँ पे बुला लिया। अब जब वो यहाँ पे आ जाएगा, जॉन सीना यहाँ पे आ जाएगा, और वहाँ यहाँ पे आके उन्होंने हमारी एकेडमी को क्या करा, प्रमोट करा अच्छे तरीके से, सारी जगह पे उन्हीं के बैनर लगे हुए वगैरह वगैरह, तो उन्होंने आके यहाँ पे प्रमोशन करवाई। तो क्या ये जो गुडविल क्रिएट होगी मार्केट में, एक हमारी जो गुडविल क्रिएट होगी मार्केट में, वो गुडविल इज अ काइंड ऑफ इनटेंजिबल एसेट फॉर मी, बिकॉज उसके कारण आने वाले कई साल हमारे इस वेंचर को, हमारे इस क्या कहते हैं प्रोजेक्ट को क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो दैट इज आर इनटेंजिबल एसेट। समझ आ गया। तो इनटेंजिबल एसेट्स के क्या करते हैं, ऐसे एसेट्स होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो आपके फ्यूचर के बेनिफिट्स को क्या कर देती हैं, क्लेम करके देती हैं। ऐसे एसेट्स है जो क्लेम करके देते हैं फ्यूचर बेनिफिट्स को। इनकी कोई फिजिकल अपेयरेंस नहीं है, ऐसी इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये आने वाले टाइम पे आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाते हैं। दैट ऑल आर कॉल्ड एज इनटेंजिबल एसेट्स। समझ आ गया बेटा। तो वो क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट इज आइडेंटिफाइबल, ये आइडेंटिफाइड है, ये नहीं कोई बोलेगा कि ये आइडेंटिफाइबल नहीं है, ये आइडेंटिफाइबल है। नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हेल्ड फॉर यूज इन अ प्रोडक्शन और गुड्स और सप्लाई, गुड्स और सर्विसेज फॉर रेंटल टू अदर और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। और ये क्या है, इनकी कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होती, लेकिन इनको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनको गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए, प्रोडक्शन पर्पस के लिए इसको यूज भी किया जा सकता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इसको रेंटल भी, रेंटल वैल्यू पर भी दिया जा सकता है। जैसे मैंने किसी से फ्रेंचाइजी ले ली, अब बेटा जब मैं किसी के फ्रेंचाइजी ले लूंगा तो वो फ्रेंचाइजी मेरे लिए क्या है, मेरे लिए इनटेंजिबल एसेट है। क्यों? क्योंकि वो मेरे को ब्रांड वैल्यू मिली है, जो जो उसकी गुडविल मिली है, वो आने वाले कई सालों तक मेरे को क्या देगी, बेनिफिट प्रोवाइड करवाएगी। दैट इज अ इनटेंजिबल एसेट। तो यहाँ पे सबसे पहले इनटेंजिबल एसेट को खरोद खरोद के इन लोगों ने क्या करा, एक्सप्लेन करा है। तो इनटेंजिबल एसेट के बारे में फिर आ जाएगा। पहले इनकी नॉन फिजिकल एसेट्स हैं, हैज़ अ यूजफुल लाइफ ग्रेटर देन 1 ईयर, मतलब 1 साल से ज़्यादा तक ये लोग चलते हैं, ठीक है। फिर इनटेंजिबल एसेट आइदर एक्वायर्ड हो सकता है, बिजनेस कॉम्बिनेशन। एक्वायर्ड का मतलब है, जैसे मैंने बोला फ्रेंचाइजी ले ली, तो ये एसेट्स एक्वायर भी हो सकते हैं, इंटरनली भी डेवलप कर सकते हैं। मतलब ऐसे एसेट्स भी हो सकते हैं जो खुद डेवलप्ड हुए हैं। अगर मैंने फ्रेंचाइजी ले ली, दैट इज माय एक्वायर्ड एसेट्स। अगर मैंने खुद ही गुडविल इतनी क्रिएट करके रखी हुई है मार्केट में कि आखिर दैट आर इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने अपना बिजनेस खुद खोला हुआ है, जो कि कई सालों से बिजनेस चल रहा है, पहले के कई सालों से चला हुआ है, जैसे, ठीक है। तो जो पुश्तानी कहते हैं ना उसको, हाँ, पुश्तानी जो मेरे को मिला हुआ बिजनेस, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो बिजनेस की जो गुडविल होगी वो कहीं किसी से परचेज नहीं करी होगी, वो लोगों में ऑलरेडी पहले से बनी है। तो दैट इज इंटरनली डेवलप्ड, ठीक है, इंटरनली डेवलप्ड गुडविल, और उसको बोलेंगे इंटरनली डेवलप्ड इंटेंजिबल एसेट्स। अब ये देखो ध्यान से, जो इंटरनली डेवलप्ड होते हैं दैट आर नॉट शोन इन बैलेंस शीट। जो आप एक्वायर करोगे उसकी वैल्यू तो आप लोग निकाल सकते हो। अब मैंने किसी से KFC की फ्रेंचाइजी ले ली, KFC की फ्रेंचाइजी ले लेंगे, या फिर हम हल्दीराम की फ्रेंचाइजी ले लेंगे, हम लोग क्या कहते हैं मैकडी की फ्रेंचाइजी ले लेंगे। तो अगर मैं इनकी फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ, तो वो फ्रेंचाइजी जो मैं लूँगा, जो फ्रेंचाइजी मैं लूँगा, उस फ्रेंचाइजी की जो भी वैल्यू मैं पे करूँगा गुडविल के लिए, या फिर ब्रांड वैल्यू के लिए, या जिस भी चीज़ के लिए मैं पे करूँगा, उसकी वैल्यू तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। लेकिन जो वैल्यू मैंने खुद से बनाई हुई है, जैसे हम लोगों ने कोई दुकान खोली थी 1980 में, अब तक वो दुकान चल रही है और उसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्या वो मेरे लिए इंटेंजिबल एसेट है? हाँ। लेकिन क्या मैं उसकी वैल्यू रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ? सर नहीं, उसकी वैल्यू आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप बेचोगे तभी उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, रिकॉग्नाइज होगी। तो इसलिए जो सेल्फ एक्वायर्ड है, जो इंटरनली डेवलप्ड है, उसको बैलेंस शीट में शो नहीं करते। जो कि आपकी एक्वायर्ड होगी, वो आप लोग क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। फिर इनकी लिमिटेड लाइफ होती है, इंटेंजिबल एसेट्स की क्या होती है, लिमिटेड लाइफ होती है, ठीक है। अगर लिमिटेड लाइफ की है तो फिर इसको अमोर्टाइज करोगे। अगर मैंने अपनी लाइफ सोची है, लाइफ अपने अपनी ही नहीं, मतलब मेरे जो एसेट्स हैं उसकी लाइफ, जो मैंने अपना पेटेंट लिया या ट्रेडमार्क लिया या किसी भी तरीके की गुडविल है, अगर मेरे को लगता है कि ये 10 सालों तक मेरे को बेनिफिट देगी, अगर उस एसेट की लाइफ, आपको पता है हर एक चीज़ की अपनी एक लाइफ होती है, ठीक है। तो
जैसे हम लोग कोई मशीन खरीदते हैं तो उसकी लाइफ हम लोग मान के चलते हैं कि ये 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, और उसके ऊपर आप लोग डेप्रिसिएशन लगाते थे। याद है? याद है तुम्हें? डेप्रिसिएशन क्या होती थी? आप लोग कोई एसेट लेके आए और आप लोग सोच रहे हो कि इतने सालों बाद ये एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो मैं उसके लिए उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाता था। इसी तरीके से अगर इनटेंजिबल वैल्यू की भी लाइफ आप लोग एस्टिमेट कर सकते हो कि इसकी लाइफ जो है वो लिमिटेड लाइफ है, तो उस लिमिटेड लाइफ के ऊपर आप उसके ऊपर वर्ड यूज करोगे डेप्रिसिएशन की जगह पे अमोर्टाइजेशन। तो उसको क्या करोगे, हर साल अमोर्टाइज करते रहोगे जितनी उसकी इकोनॉमिकल लाइफ है। लेकिन अगर वो लाइफ अनलिमिटेड है फिर उस एसेट को अमोर्टाइज नहीं किया जाता। इंस्टेड ऑफ सच एसेट आर सब्जेक्ट टू इम्पायरमेंट टेस्ट एंड शुड बी परफॉर्म्ड एट लीस्ट एनुअली। और उसके बाद में अगर उसकी लाइफ अनलिमिटेड है तो उसको इम्पेयरमेंट ऑफ टेस्ट में भेजा जाता है और उसके हिसाब से उसकी एनुअली जो भी परफॉर्मेंस है उसको देखा जाता है। तो सर हमें ये समझ आया कि अगर उसकी लाइफ लिमिटेड है तो हम उसको अमोर्टाइज करेंगे हर साल, अगर उसकी लाइफ अनलिमिटेड है तो उसको अमोर्टाइज नहीं करना, उसको इम्पेयरमेंट टेस्ट में डाल के उसके हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। बिल्कुल सही। एंड लास्ट वन इज इनटेंजिबल एसेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट टू द बिजनेस। तो ऑलरेडी बेटा जो मैं चीज़ लेके आया हूँ, जो मैं एसेट अक्वायर करा है या मैंने इंटरनली जनरेट करा है, वो मेरे को बेनिफिट प्रोवाइड करवाएगा आने वाले टाइम में, ठीक है, फ्यूचर के बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाएगा। एंड नॉट ओनली द कॉम्बिनेशन विद द अदर एसेट यूज इन द बिजनेस, ठीक है। तो सिर्फ मेरे बिजनेस को नहीं बल्कि मेरे बिजनेस के कॉम्बिनेशन के अदर एसेट्स को भी क्या करवाएगा, जितने भी अदर एसेट्स होंगे उनको भी मेरे इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करवाएगा। इजी। तो ये सारी थी इंटेंजिबल एसेट की बातें। तो क्या क्या याद रहोगे, पहले तो फिजिकल एसेट्स इनकी अवेलेबिलिटी नहीं रहती, ठीक है, लेकिन इनकी लाइफ जो होती है वो 1 साल से ज़्यादा होती है। सर अगर ये एक्वायर्ड हैं तो इनकी वैल्यू मैं बैलेंस शीट में लिख सकता हूँ, अगर ये एक्वायर्ड नहीं है तो फिर इनकी वैल्यू हम लोग नहीं लिखेंगे बैलेंस शीट में। अगर इनकी लाइफ जो है वो लिमिटेड है तो फिर मैं इसको अमोर्टाइज करूंगा, अगर इनकी लाइफ अनलिमिटेड है तो फिर मैं इसको अमोर्टाइज नहीं करूंगा, क्योंकि इसको इम्पेयरमेंट टेस्ट में भेजना पड़ेगा और फिर देखा जाएगा कि इनको कैसी वैल्यू निकलती है। एंड द लास्ट वन इज ये जो एसेट्स हैं, ये जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं, ये आने वाले कई सालों तक हमें इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, ना कि अकेली मेरी बिजनेस को, बल्कि सारे के सारे एसेट्स जो कि मेरे बिजनेस में चल रहे हैं उन सभी को ये लोग क्या प्रोवाइड करवाते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करवाते हैं। डन बेटा जी, चलें बेटा जी, आगे चलें। अब देखते हैं कितने तरीके के, अब ये शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें रह जाएंगी कि कितने तरीके से इनटेंजिबल एसेट्स को क्या करा है बेटा, इनटेंजिबल एसेट्स को क्या करा है, डिवाइड करा है। तो क्लासिफिकेशंस बताई हैं इन्होंने कि कितनी क्लासिफिकेशंस हैं इंटेंजिबल एसेट्स की, 4 तरीके की क्लासिफिकेशन, 4 तरीके की है, मेरे साथ साथ बोलोगे, परचेज्ड, इंटरनली जनरेटेड, लिमिटेड लाइफ, अनलिमिटेड लाइफ। अरे सर यही तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, या तो हम लोग एसेट परचेज कर लेंगे या हमारे इंटरनली जनरेट हुए होंगे, या इनकी लाइफ लॉन्ग लाइफ होगी या इनकी लाइफ हमारी तरीके से लिमिटेड लाइफ होगी, ठीक है ना। इंसान की ज़िंदगी कितनी है, थोड़ी सी है ना, तो बस उसी तरीके से अगर तो ये इनटेंजिबल एसेट है, या तो इनकी लाइफ लॉन्ग लाइफ होगी या फिर लिमिटेड होगी, तो जितना वक्त इनको मिला है उसके हिसाब से ये अपने अमोर्टाइज होंगे या फिर अमोर्टाइज नहीं होंगे, ठीक है, समझ आ गया। तो 4 तरीके के बेटा, कौन कौन से, एक तो परचेस्ड, एक इंटरनली जनरेटेड, एक लिमिटेड लाइफ है, एक अनलिमिटेड लाइफ है। फिर से बोलो कौन कौन से, एक तो परचेस्ड है, एक कौन से हैं इंटरनली जनरेटेड है, एक तो लिमिटेड लाइफ है और एक अनलिमिटेड लाइफ है। तो इस तरीके से 4 तरीके से इन्होंने क्लासिफिकेशन करके दी है किसकी, इनटेंजिबल एसेट्स की। अब देख लेते हैं वो 4 तरीके कौन कौन से हैं। पहले परचेस्ड, परचेज कौन सा होगा, पहले पढ़ लिया तुम लोगों ने। परचेज अगर आपने करा है फ्रॉम आउटसाइड एंटिटी, अगर आपने कोई इंटेंजिबल एसेट लिया है किसी और एंटिटी से और वो आप लोग बैलेंस शीट में शो कर सकते हो, कैसे शो करोगे, एक्विजिशन प्लस कॉस्ट ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर, बस ये चीज़ याद रखनी है यहाँ पे। कैसे कैसे उसको लिखोगे अपनी बैलेंस शीट में, कैसे लिखोगे, एक्विजिशन प्लस कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसिस, इसको आप लोग अपनी बैलेंस शीट में लेके जाओ। मतलब बैलेंस शीट में कैसे लेके जाओगे, अगर मैंने बाहर से कोई भी एसेट्स लिया है जो इंटेंजिबल एसेट है, तो जितनी उसकी कॉस्ट होगी, जैसे 1 लाख का मेरे को एसेट पड़ा, लेकिन उस 1 लाख के एसेट को लेने के लिए मेरे को 10,000 की फीस भी पे करनी पड़ी, तो टोटल मेरे को कितने का पड़ा, 1,10,000 का। तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूंगा अपनी बैलेंस शीट में। फिर आता बेटा इंटरनली जनरेटेड, क्या पढ़ के आए थे ऊपर इंटरनली जनरेटेड में, अगर आपने इंटरनली जनरेट करी है गुडविल या फिर किसी भी तरीके का इंटेंजिबल एसेट, उसको आप लोग नहीं करोगे रिकॉर्ड। तो यही लिखा है, अगर कोई एसेट नॉट परचेज फ्रॉम आउटसाइड,
बट इंटरनली है, तो इंटरनली जनरेटेड इनटेंजिबल एसेट जनरेटेड, जैसे कि आपने ब्रांड को जनरेट कर दिया, आपने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कोई नई चीज़ बना दी, ठीक है। और कह सकते हैं आपके जो आपने कोई टाइटल पब्लिश करा है, आपके कस्टमर की लिस्ट है जो कि आपकी इंटरनली जनरेटेड है, दैट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनटेंजिबल एसेट एंड हैंस नॉट रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। उसको आप लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करोगे। फिर सर क्या करेंगे? मेरी कोई ऐसी वैल्यू है जो मैंने खुद से क्रिएट करी है, तो क्या मैं उसको नहीं लिखूंगा? मैंने कहा नहीं लिखोगे यार, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं। मैंने क्या बोला? ठीक है, तो जो ये बोल रहे हैं मैं तो वही बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप लोग बैलेंस शीट में नहीं लिखोगे, लेकिन फिर क्या करेंगे सर? फिर उन्होंने बताया कि आप क्या करोगे। उन्होंने बोला कि कॉस्ट इनकर्ड टू इंटरनली डेवलप्ड सच इंटेंजिबल एसेट आर शोन एज एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस। वाह क्या बात है। पहले वाले में पता क्या था? पहले वाले में ये था कि अगर तुम लोग लेके आते हो उसको, किसको लेके आते हो सर? किसको लेके आएंगे? जिसको भी लेके आओगे तुम ही लोग लेके आओगे, मैं कौन लेके आऊँगा, ठीक है ना। चलो, तो इन्होंने बोला कि अगर आप लोग कोई एसेट खरीदते हो तो उसको कहाँ पे लेके जाओगे? बैलेंस शीट में। कहाँ पे लेके जाओगे? बैलेंस शीट में लेके जाओगे। और बैलेंस शीट में किस वैल्यू पर लेके जाओगे? एक्विजिशन प्लस कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस के ऊपर। लेकिन अगर कोई एसेट ऐसा है जो आपने इंटरनली जनरेट करा है, तो उसको बैलेंस शीट में तुम लोग नहीं लेके जाओगे, ठीक है। ऐसे लिखूंगा मैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट में तुम लोग उसको नहीं लेके जाओगे। सर फिर कहाँ लेके जाएंगे? बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाओगे। सर कौन सी वैल्यू लेके जाए प्रॉफिट एंड लॉस में? तो जो भी आपने उसको डेवलप करने के लिए डेवलपमेंट एक्सपेंसेस लिए होंगे ना, जो भी आपने इंटरनली जनरेट करी है, जैसे मैंने अपनी अपनी एकेडमी की क्या कर दी, ब्रांड वैल्यू जनरेट कर दी। अब ब्रांड वैल्यू जनरेट करने के लिए मैंने क्या करा था? मैंने जॉन सीना को मंगवाया था, बुलाया था उसको। तो जॉन सीना साहब यहाँ पे बुलाए गए थे और उन्होंने आके यहाँ पे हमारी एकेडमी को क्या करा, प्रमोट करा। अगर उन्होंने ऐसा करा अगर उन्होंने ऐसा करा तो जितना भी खर्चा मैंने उसको पे करा होगा, वो मेरा क्या होगा? वो डेवलपमेंट एक्सपेंसेस के लिए मैंने पे करा है। और वो डेवलपमेंट एक्सपेंसेस जो हैं वो बैलेंस शीट में लेके जाओगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाओगे, बैलेंस शीट में लेके नहीं जाओगे। तो बस यही चीज़ उन्होंने बोली है कि अगर कोई इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट है तो उसको तुम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे। कहाँ पे दिखाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर उसके ऊपर कोई भी डेवलपमेंट एक्सपेंस आपने खर्चा है। फिर आता है लिमिटेड लाइफ। अब इसको पढ़ने की जरूरत क्या है? ये तो तुम्हें वैसे पता है। अब देख लो क्या है। लिमिटेड लाइफ ऑफ इनटेंजिबल एसेट मीन्स विच हैव अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ, जिसको आप लिमिटेड तरीके से यूज कर सकते हो। एग्जांपल ऑफ सच एसेट जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट, ये एक यूजफुल लाइफ तक मिलते हैं। कॉपीराइट आई थिंक सो 30-40 ईयर्स के लिए मिलता है। उतनी देर तक आप लोग इसको यूज कर सकते हो, मतलब इसकी लाइफ लिमिटेड है। और जिसकी लाइफ लिमिटेड हो उसको क्या कर सकते हो तुम लोग? अमोर्टाइज कर सकते हो, याद है। तो अगर कोई इनटेंजिबल एसेट है और उसकी लाइफ लिमिटेड है और इंटेंजिबल एसेट अगर शो कर सकते हो बैलेंस शीट में, तो उसको सिस्टमेटिकल तरीके से क्या करेंगे बेटा? अमोर्टाइज करोगे। अमोर्टाइज का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग टेंजिबल एसेट के ऊपर क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते थे ना, उसी तरीके से आप इनटेंजिबल एसेट को डेप्रिसिएशन की जगह वर्ड यूज करोगे, अमोर्टाइज करोगे ओवर द बेस्ट एस्टिमेटेड लाइफ। तो जैसे हमारे पास कोई कॉपीराइट है तो मेरे को लगता है कि ये 10 सालों के लिए वैलिड रहेगा कॉपीराइट, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो मैं 10 सालों तक अपनी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से उसकी एस्टिमेट करूंगा लाइफ को, और उस 10 सालों तक उसको क्या करूंगा? पूरा का पूरा राइट ऑफ कर दूंगा, मतलब अमोर्टाइज कर दूंगा, ठीक है। अमाउंट टू बी अमोर्टाइज इज द एक्विजिशन कॉस्ट, बस एंड लेस करोगे एनी रेजिडुअल वैल्यू। तो बस क्या करोगे? जितनी एक्विजिशन कॉस्ट है उसमें से जितनी रेजिडुअल वैल्यू है उसको क्या करते रहोगे? लेस करते रहोगे। अगर उसकी रेजिडुअल वैल्यू है तो उसको लेस कर दोगे। अगर उसकी कोई भी तरीके की रेजिडुअल वैल्यू नहीं है तो फिर पूरी की पूरी अमाउंट को क्या कर दोगे? अमोर्टाइज कर दोगे। बस इतना याद रखना आपको, ठीक है। ठीक है बेटा। तो पहले लिमिटेड लाइफ है, तो सर लिमिटेड लाइफ है तो लिमिटेड लाइफ मतलब उसको लिमिटेड टाइम पीरियड तक यूज करेंगे। फिर लिमिटेड लाइफ को अपने बेस्ट तरीके से एस्टिमेट कर देंगे। सर एस्टिमेट करने के बाद उसको क्या करना है? अमोर्टाइज करना है। अगर उसकी रेजिडुअल वैल्यू है तो रेजिडुअल वैल्यू को अपनी वैल्यू में से, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करने के बाद में अमोर्टाइज करेंगे। और अगर रेजिडुअल वैल्यू नहीं है तो जितनी भी पूरी एक्विजिशन की कॉस्ट होगी उस सभी को क्या कर देंगे? अमोर्टाइज कर देंगे। डन बेटा जी। एंड द लास्ट वन इज अनलिमिटेड लाइफ। अनलिमिटेड लाइफ कौन सी होगी? ऐसे जो लोग अमर हो चुके हैं, ऐसे ऐसे जो अमर हो चुके हैं उसको क्या बोलेंगे? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड और क्या कहते हैं, इनडेफिनेट लाइफ बोल सकते हैं, या तो अनलिमिटेड बोल दो या इनडेफिनेट लाइफ बोल दो। इनटेंजिबल आर दोज इनटेंजिबल विच आर परपेचुअल लाइफ। सर परपेचुअल का मतलब वो होता है, क्या मतलब होता है सर परपेचुअल का? बेटा परपेचुअल मतलब ऐसे एसेट जो कि लाइफ लॉन्ग तक चलेंगे।
परपेचुअल हैं जो लोग कभी भी किसी भी तरीके से ख़राब नहीं होंगे, जैसे एसेट जो कभी भी किसी भी चीज़ से ख़राब नहीं होंगे, डेट इज लाइफ लॉन्ग तक चलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, परपेचुअल। ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना, हम आपके साथ में परपेचुअल रिलेशन निभाएंगे, परपेचुअल मतलब लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप निभाएंगे, दैट आर कॉल्ड एज परपेचुअल लाइफ। तो ऐसे एसेट जिनकी कौन सी लाइफ है बेटा, परपेचुअल लाइफ है, उसको अनलिमिटेड लाइफ इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। कंपनी का ब्रांड नेम जैसे हो गया, ठीक है, उसकी इनडेफिनेट एसेट है, ठीक है, उसका कौन सा एसेट है, वो इनडेफिनेट एसेट है, क्योंकि जब तक वो कंपनी रहेगी, या कंपनी खत्म होने के बाद में भी ब्रांड जो होता है वो लोगों के बीच में उतनी देर तक रहता ही है। ठीक है, तो लाइफ लॉन्ग रहता है। अगर कोई ब्रांड बन जाता है तो वो ब्रांड क्या रहता है, लाइफ लॉन्ग तक रहता है। इट इज स्टे विद द कंपनी एज लॉन्ग एज द कंपनी कंटिन्यू। तो जब तक कंपनी रहती है, ठीक है, तब तक उसका ब्रांड भी रहता है। वैसे तो कंपनी खत्म होने के बाद में भी जिन लोगों ने उस ब्रांड को यूज़ किया होता है उतनी देर तक तो उनके दिमाग में तो वो ब्रांड रहता ही। सच एसेट आर गुडविल, ट्रेडमार्क, ठीक है, परपेचुअल फ्रेंचाइजीज क्या होती है, ऐसी फ्रेंचाइजीज जो आप एक बार लेते हो लेकिन लाइफ लॉन्ग तक वो फ्रेंचाइजीज का एग्रीमेंट आपके साथ होता है कि लाइफ लॉन्ग तक ये फ्रेंचाइजी आपकी होगी। ठीक है, तो ऐसे कुछ एसेट्स को क्या बोला जाता है, इनटेंजिबल एसेट बोला जाता है, जिनकी लाइफ अनलिमिटेड होती है। अब जिनकी लाइफ ही अनलिमिटेड है उनको अमोर्टाइज नहीं करोगे, बिकॉज देयर इज नो फोर्सिबल, उनकी लाइफ ही एस्टिमेटेड नहीं है, तो आप कैसे अमोर्टाइज करोगे किसी चीज़ को। तो जिनकी लाइफ अनलिमिटेड होती है उनको अमोर्टाइज नहीं किया जाता बस। पर लेकिन याद करो ऊपर क्या पढ़ा था, उनको इम्पेयरमेंट टेस्ट में डाला जाता है, सो डैट शुड बी परफॉर्म्ड एटलीस्ट एनुअली। तो उनकी अमोर्टाइजेशन नहीं होती, लेकिन उनको एक टेस्ट में डाल दिया जाता है। वो टेस्ट का नाम क्या है, इम्पेयरमेंट टेस्ट, एंड दैट शुड बी परफॉर्म्ड एटलीस्ट वंस एनुअली, मतलब हर साल उसको उस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो ये था आपके बारे में कुछ एएस के बारे में, कुछ इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में, क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। अब सर क्या इतना ही करना है, करना तो इतना ही है बेटा, लेकिन इसके स्कोप एक बार आए हुए हैं आपको, ऑब्जेक्टिव बोल दो, स्कोप बोल दो, तो मैं तुम्हें बताऊं कि आपकी बुक में ना मेरे को स्कोप देखे मैंने, ये सारे स्कोप हैं तुम्हारी बुक में दिए हुए, ठीक है, और इसको देखना तुम लोग। इन्होंने पता क्या करा, ये तो मैंने अभी यहाँ तक पीडीएफ बनाया, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बुक में जो तुम्हारा बेयर एक्ट है, एक बेयर एक्ट होता है, बेयर एक्ट का मतलब होता है कि जो भी आपको लॉ ने बताया हुआ है, ठीक है, तो इन्होंने क्या करा हुआ है, जो लो की लैंग्वेज है ना, लो की लैंग्वेज है, ठीक है, तो बेयर लो की लैंग्वेज उठा के इन्होंने यहाँ पे डाल दी है, और कुछ नहीं करा। दिखाऊं तुम लोगों को, मैं ये चेक कर रहा था कि ये लैंग्वेज कौन पढ़ेगा, ठीक है, ये लैंग्वेज को इंटरप्रेट कैसे करोगे आप लोग, थोड़ा सा अपने तरीके से डाल देते तो अच्छा रहता, कैसे पढ़ोगे ये देख रहे हो, ये दिखाऊं तुम लोगों को, ये सारी चीज़ देखना है, ये सारी चीज़ है ना, ये देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ AS26 260 लिख देता है, और यहाँ पे MCA से निकालते हैं। MCA बेटा, MC का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मतलब आपकी जो जितनी भी क्या कहते हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं, मतलब तो उसके रिलेटेड एक मिनिस्ट्री है, जहाँ से आपके सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट जो भी हैं वो इसी मिनिस्ट्री से निकलते हैं। तो यहाँ पे जो भी मिलेगा ना आपको डाटा, वो इसी फॉर्म में मिलेगा और बिल्कुल रेलिवेंट डाटा मिलेगा, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल के दे रहा हूँ तुम लोगों को, AS26 की क्या है, और ये देखो स्कोप, ये देखो, देखा कुछ ऐसा ही था, ठीक है, मतलब डिट्टो उठा के इन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पे डाल दिया, ये देखो, ठीक है, सारा का सारा वही है 3 4 5, और ऐसे करते करते आपकी बुक में भी ऐसा ही है, ये सारे पेजेस आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो मैं सोच रहा था कि कैसे आप लोगों को वहाँ से कवर अप करोगे, इसीलिए मैंने यहाँ से नहीं उठाया और मैंने आपके लिए ये समरी बना दिया है कि आखिर स्कोप क्या है, AS26 के स्कोप क्या है। तो आप वहाँ से रहने देना, यही समरी आपको यहीं से मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में जाके, तो वहाँ से आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि स्कोप में अभी सिर्फ 2-4 पॉइंट्स ही लिखने हैं, क्योंकि ऊपर भी आपको इतना कंटेंट मिल ही गया, तो आधा कंटेंट यहाँ से उठाओगे और बाकी का कंटेंट आप यहाँ स्कोप से उठाओगे, ठीक है बेटा। चलो इसको ख़त्म करते जल्दी से। तो हमें स्कोप पढ़ने हैं, तो इसीलिए मैं वहाँ पे नहीं पढ़ाने गया, क्योंकि मेरे को पता था कि अगर मैं यहाँ से पढ़ाऊँगा ना तो ये सारी बेयर लो की लैंग्वेज है, और बेयर लो को पढ़ते पढ़ते मैं तो पढ़ा दूंगा, बाद में जब तुम लोग अपने ही पढ़ने बैठोगे ना तो तुम लोग माथा पीटोगे क्या क्या पढ़ा दिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, AS26 के स्कोप क्या है। स्कोप मतलब कि AS26 कहाँ कहाँ पे लगता है और किन किन एंटिटीज़ के ऊपर लगता है और किस तरीके से इस पूरे के पूरे AS को इन्होंने रेगुलेट करा। तो स्कोप ऑफ AS26 इंक्लूड द फॉलोइंग एरिया, मतलब जब AS26 को लॉन्च करा गया, AS26 को बनाया गया, तो इन एरियाज़ के ऊपर ध्यान रख के सारा का सारा
इन्होंने फोकस करा था। सबसे पहले इन्होंने डेफिनेशन दी इंटेंजिबल एसेट की, जैसे आप लोग ऊपर पढ़ के आए थे कि ऐसे ऐसे इंटेंजिबल एसेट वैसे एसेट होते हैं जिनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, जिनकी कोई फिजिकल सब्सटेंस अवेलेबल नहीं होता, लेकिन फिर भी ये हमें आने वाले टाइम पे क्या देते हैं, बेनिफिट देते हैं, और हम लोग इसको प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसको रेंटल पे भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन इन्होंने बताई। फिर इन्होंने रिकॉग्निशन बताई है कि इसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है, कि इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करना है। तो रिकॉग्नाइज द इनटेंजिबल एसेट इंक्लूड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट की एंड कॉस्ट ऑफ द एसेट बीइंग रिलाइव्ड मेजर। मतलब इन्होंने क्या बोला, इनको रिकॉग्नाइज इस तरीके से करोगे, आपने जितने पर भी इसको लिया, जैसे जैसे याद है दो तरीके के थे, या तो परचेज होगा या तो सेल्फ जनरेटेड होगा। अगर आपने परचेज करा था तो किस पे लिखते थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और जितना भी आपने खर्चा करा उसको लेने के लिए तो उसके ऊपर रिकॉग्नाइज कर लो। लेकिन अगर सेल्फ जनरेटेड होगा तो क्या करोगे, फिर क्या करोगे सर, बैलेंस शीट में तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो फिर डेवलपमेंट के ऊपर जितना खर्चा होगा वो करोगे। तो बस वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है कि उसको रिकॉग्नाइज करना कैसे है, इस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है। फिर उन्होंने मेयरमेंट करनी बताई कि कैसे उसको मेयर करोगे। तो हाउ टू मेयर द इंटेंजिबल एसेट इंक्लूड इनिशियल रिकॉग्नाइज एट द कोस्ट एंड सब्सिक्वेंटली मेयरमेंट एट द कोस्ट लेस एक्यूमुलेशन अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट लॉसेस। ठीक है सर, तो क्या बोला गया बेटा, इन्होंने बोला कि आप उसको मेजर कैसे करोगे। सर ऊपर रिकॉग्निशन नीचे मेजर। हाँ, रिकॉग्निशन का मतलब था कि जब आप इस एसेट को अपनी बैलेंस शीट या कहीं पे भी लेके जाओगे तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। तो सर वो डिपेंड करता है वो आपका इंटरनली जनरेटेड है या वो परचेज्ड है। फिर उन्होंने बोला मेयरमेंट कैसे करनी है। तो मेयरमेंट के लिए उन्होंने बोला इनिशियली जब सबसे पहले आप लोग उसको लाओगे एसेट को, तो इनिशियली आप उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लो और उसमें माइनस कर दो, नहीं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लो सबसे पहले, और जब सब्सिक्वेंट मतलब बाद में अगले साल, पहले साल में तो क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वही वहाँ पे आ जाएगी। सब्सिक्वेंट में क्या करोगे, जो भी उसकी कॉस्ट थी उसमें से माइनस कर दोगे रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू मतलब अमोर्टाइजेशन वैल्यू, अमोर्टाइजेशन वैल्यू। ठीक है, अमोर्टाइजेशन वैल्यू उसकी क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, और फिर उसको रिकॉग्नाइज करोगे। जैसे तुम लोग डेप्रिसिएशन नहीं करते थे कि जब हम मशीन लेके आते थे 10 लाख की मशीन ली तो पूरी की पूरी 10 लाख लिख दिया, लेकिन अगले साल हम लोग 10 लाख में से उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू माइनस करके उसको फिर रिकॉग्नाइज करते थे। इसी तरीके से इन्होंने बोला कि सब्सिक्वेंट में आप कॉस्ट उसमें से जितनी उसकी अमोर्टाइज वैल्यू उसको माइनस कर दोगे और फिर उसको क्या करोगे, लिखोगे। सर जिसको मोटाइज नहीं करना तो फिर उसका इम्पेयरमेंट लॉसेस, याद है इम्पेयरमेंट टेस्ट लिया था हम लोगों ने, इम्पेयरमेंट टेस्ट को माइनस करने के बाद में आप लोग देखोगे। ठीक है, फिर अमोर्टाइजेशन कहते हैं इंटेंजिबल एसेट अगर तो उसकी फिनाइट लाइफ है, फिनाइट लाइफ मतलब उसकी लिमिटेड लाइफ है तभी उसकी अमोर्टाइजेशन होगी, लेकिन अगर किसी की लाइफ ही क्या है, अनलिमिटेड है, तो फिर उसकी अमोर्टाइजेशन नहीं होगी। बस यही चीज़ है। तो उसको कैसे अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस करना, उसकी गाइडलाइंस हमें यहाँ पे बताई गई है। डिस्क्लोजर्स, हमें कुछ डिस्क्लोजर देने होते हैं S26 में। कौन कौन से डिस्क्लोजर्स हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटेंजिबल एसेट, पूरे के पूरे इंटेंजिबल एसेट क्या था, इंक्लूडिंग उसका नेचर क्या है, कैरिंग आउट द कितने अमाउंट का है वो, अमोर्टाइजेशन कितनी लग रही, तो मतलब कुछ डिस्क्लोजर्स हमें देने पड़ते हैं S26 में। उसकी अमाउंट क्या है, उसको कितनी अमाउंट पे उसको लिया गया, उसके ऊपर कितना खर्चा किया गया, उसकी लाइफ कितनी है, तो सारा कुछ डिस्क्लोजर्स आपको S26 में देने पड़ते हैं। इम्पेयरमेंट मतलब इम्पेयरमेंट गाइडेंस उन्होंने प्रोवाइड करवाई है। याद है उन्होंने बोला था कि जो एसेट्स आपकी जिनकी लाइफ अनलिमिटेड है उनको इम्पेयरमेंट टेस्ट के लिए पास जाना पड़ता था एक साल में एक बार। ठीक है, हर साल में एक बार करते थे। तो वो इम्पेयरमेंट जो करनी है इंटेंजिबल एसेट की, उसमें क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे इम्पेयरमेंट को, लॉस कैसे होगा उसका, तो कैसे उसको मेयर करना, उसके लॉस को, इम्पेयरमेंट लॉस को कैसे मेयर करना है, उस वैल्यू को भी हम लोग AS26 में बताया गया कि किस तरीके से हम उसको इम्पेयर करेंगे। लास्ट ट्रांजिशन, उसमें क्या बोला गया, गाइडेंस ऑन द ट्रांजिशन इज टू स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग द ट्रीटमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट एग्जिस्टिंग द डेट ऑफ स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट्स। मतलब जिस दिन ये स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट हुआ उसके बाद में जिस तरीके से भी आप लोग कोई भी इंटेंजिबल एसेट को लेके आओगे तो उसकी रिकॉग्निशन से लेके सारा कुछ कैसे करना है वो ये AS26 बताता है। उसके ऊपर सारी गाइडेंस कौन देता है, AS26। ठीक है, तो जब ये इस डेट से इम्प्लीमेंट हो गए थे ये स्टैंडर्ड, उसके बाद की सारी गाइडेंस जो भी इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर थी और जो एग्जिस्टिंग थी पहले के AS26 AS जो पहले के नहीं थे, जो एसेट्स आप लोगों ने एक्वायर करे थे उसके ऊपर AS कैसे लगेगा, उसको कैसी गाइडेंस है, जो एग्जिस्टिंग एसेट्स थे, एग्जिस्टिंग इंटेंजिबल एसेट्स थे, उनके ऊपर कैसे AS एप्लीकेबल होगा, इसकी गाइडेंस भी किसने दी, AS26 ने। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स थे, कैसे स्कोप है उनका,
कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने कौन कौन से की एरियाज को ध्यान में रख के AS26 को बनाया गया था। AS बनाया किसने है, किसने बताया, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI जो है, इन्होंने बनाए हैं क्या, AS। ठीक है, तो ऐसे करके बड़े सारे AS है। आपके सिलेबस में AS26 था, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये AS26 कंप्लीट कर दिया। ठीक है गाइस, तो ये था AS26 के बारे में। थोड़ा सा कंटेंट आपकी बुक में से लिया गया। स्कोप्स जो हैं वो मैंने आपके लिए समरी बना के यहाँ पे डाल दी है। समरी भी क्या बोलूँ, आधा तो ऊपर ही आपने पढ़ लिया कि डेफिनेशन दी है, रिकॉग्नाइज कैसे करना है, मेयरमेंट कैसे करनी है, इम्पेयरमेंट कैसे करनी है, अमोर्टाइजेशन कैसे करनी है, डिस्क्लोजर क्या करना है, तो सारे पॉइंट तो आप ऊपर ही पढ़ रहे हो। तो बस उसी को पॉइंट्स बना के उन्होंने लिख दिया कि स्कोप में ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, याद करते रहो अच्छे से। और हाँ बेटा, जो ज़रूरी चीज़ है, समरीज अपनी साथ साथ प्रिपेयर करो, क्योंकि लास्ट में बहुत बार मैंने देखा कि आप लोग समरीज नहीं बना पाते हो, फिर एग्ज़ाम्स आ जाते हैं। जो तो इसको एग्ज़ाम के पहले देख रहे हैं, 1 दिन 2 दिन पहले, उनके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन इनके पास थोड़े दिन पड़े हैं, 10-12 दिन पड़े हैं। जब भी तुम लोग कोई भी लेक्चर देखने बैठे हो, तो एक अपने साथ कॉपी लेके बैठा करो, जो जो चीज़ें उसको साथ साथ में नोट डाउन करो। आपको अंदर का कंटेंट, मैंने पहले भी बाकी भी लेक्चर्स में बोला है, आपको अंदर का कंटेंट बनाने आ जाएगा, लेकिन अगर तुम लोग पॉइंट्स ही भूल जाओगे तो फिर फायदा क्या अंदर के कंटेंट का। तो उसको ध्यान में रख के आप लोगों को क्या करना, अपना कंटेंट के ऊपर फोकस करके फिर चलना है, और साथ साथ में समरीज प्रिपेयर करते रहो, ताकि ईजी हो जाए, जब तुम लोग एग्जाम देने जाओगे तो वो समरी ही तुम्हारी हेल्प करेगी। ठीक है बेटा, तो उसको साथ साथ क्लियर करते रहना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।